ओके चलो अब ध्यान दो। नंबर 2, थ्योरी नंबर 2 इज हाइगेन्स प्रिंसिपल। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर किया था, तो इन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे जो भी ध्यान रखने वाले हैं दैट इज द वेव नेचर ऑफ लाइट, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हाइगेन्स ने। किसने किया था? सो वी वुड फर्स्ट डिफाइन द वेव फ्रंट। हाइगेन्स ने वेव नेचर ऑफ लाइट वेव फ्रंट से डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें भी तो पता होना चाहिए व्हाट इज द वेव फ्रंट। So when we drop a small stone on a calm pool of water, waves spread out from the point of impact. पता है ना आपको, वाटर के सरफेस पे अगर हम स्टोन फेंकते हैं तो वेव्स जनरेट होते हैं, है या ना? Every point on this surface starts oscillating with the time. At any instance, a photograph of a surface would show circular rings on which the disturbance is a maximum. Disturbance कैसा होगा? Maximum. वो circular rings आपको दिखेंगे। दिखा? तो आप इसको ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेंगे? सर्कुलर रिंग्स दिखेंगे कि नहीं? देखो ये बताया गया है, दिख रही है सर्कुलर रिंग्स, है या ना? सो जो सर्कुलर रिंग्स है वो आपको यहाँ पे बुक में रिप्रेजेंट करने हो तो अपने सर्कल से रिप्रेजेंट किए। बात क्लियर? क्लियरली दिस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, ये जो पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल है उस यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स आर ऑसिलेटिंग इन द फेज बिकॉज दे आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे क्योंकि ये सर्कल्स है, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू द ऑन अ सेम डिस्टेंस वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। So such locus of the points called which oscillates with the phase called locus, मतलब कि bunch of the points बोल सकते हो आप। तो locus of point, bunch of point which oscillate with the same frequency called wavefront, and thus the wavefront is defined as the surface of constant phase। frequency सेम बोल रहा हूँ लेकिन frequency के साथ टाइम भी सेम होना चाहिए, क्योंकि फेज जो होता है वो साइन के बाद जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ओमेगा टी। तो दोनों मिला के जो फेज है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। आया समझ में? पता चला मुझे आज, पता कैसे चला? आज पूरी टेक्निक चेंज करके रखी है। देखो ये रूम का फोटो दिख रहा था, वो सो गया। देखो ये कौन है? तेरा भाई था। ओके चलो, सच लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स द फेज कॉल्ड वेव फ्रंट। द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ व्हाट? constant phase. The speed with which the wavefront moves outward from the source is called speed of the wave. wavefront जिस स्पीड से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ वेव। आया समझ में? एनर्जी ऑफ द वेव विच ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द wavefront। वेव जो है वो वेव होता क्या है? दैट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। बट पहले वो मीडियम वेव्स थे, आजकल तो नॉन मीडियम वेव्स भी है लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So what is the function of wave? What is the role of wave in a physics? So wave transfer the energy from one place to another place। आया समझ में? तो यहाँ पे भी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसकी डायरेक्शन वेव फ्रंट को कैसी डायरेक्शन में रहेगा? परपेंडिकुलर। मानो कि दिस इज द वेव फ्रंट, तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स एमिटिंग अ waves uniformly in all direction, then the locus of the point which have a same amplitude and vibrates in the same phase are nothing but spheres। अगर सोर्स पॉइंट है तो स्फीयरिकल वेव फ्रंट जनरेट होंगे, है ना? कैसे जनरेट होंगे? स्फीयरिकल। सो दीज आर नोन एज द स्फीयरिकल वेव्स। लाइक दिस दिख रहा है पॉइंट, कट करके दिखाया है ना? क्योंकि 3D में देखोगे तो भी समझ में आएगा। दिख रहा है पॉइंट, कट करके समझाया है। तो स्फीयरिकल होते हैं वो, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके ऐसे क्या हो जाएंगे? प्लेन। क्या हो जाएंगे? प्लेन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? दूसरा एक उसका इमेज अगर 2D में देखे तो ऐसा होगा। क्लियर हुआ? जो 10.1 है वो आपको सर्कुलर बता रहा है लेकिन वो 2D में, दैट्स वाई सर्कुलर। अगर 3D में होता तो कैसा होता? स्फीयरिकल। ओके चलो। एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स a small portion of the spheres can be considered as a what? Plane, and hence we have a what is known as plane wave, like this।
वेव फ्रंट कौन से शेप का हो गया? प्लेन शेप का। लार्ज डिस्टेंस पे जाके वो स्फीयरिकल का छोटा सा पोर्शन क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। नाउ इफ वी नो the shape of the wavefront at the t equals to 0 time, then the Huygens principle allow us to determine the shape of wavefront at the later time tau. Huygens principle है क्या? अगर आपको t equals to 0 टाइम पे वेवफ्रंट का शेप पता है, पोजीशन पता है, तो आफ्टर सम टाइम, सपोज उस टाइम को हमने टाउ बोला, वेवफ्रंट कौन से शेप का होगा, कौन से साइज का होगा, वो हम हाइगेंस प्रिंसिपल से पता लगा सकते हैं। The Huygens principle is essential geometrical constructions which gives the shape of wavefront at any times that allow us to determine the shape of wavefront at a any time पे किसी any time पे अगर आपको shape पता है तो later time पे आपको क्या पता चल जाएगा? Shape of the wavefront. Let us consider diverging waves and let f1, f2 the represents the portion of the spherical wavefront at the which time. तो मैं मानो कि this is the f1, f2 is the portion of any spherical wave. कोई एक spherical wave का portion है, दिख रहा है f1, f2 आया ना? और ये f1, f2 पोजीशन कौन से टाइम की है? t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, बराबर। अब हाइगेंस प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन दिस वेवफ्रंट इज द सोर्स ऑफ secondary disturbance and the wavelets emanating from this point spread out in all direction with the speed of wave. तो मानो कि हमने काफी सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ f1 से लेकर f2 तक, लेकिन हमने 1, 2 और 3 पॉइंट्स को ध्यान में लिया। वो 3 पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे और वो अपने में से वापस वेव्स को एमिनेट करेंगे और वो वेव्स वेव फ्रंट को एमिनेट करेंगे और वो वेव या वेव फ्रंट्स जो है वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या हो गए? स्प्रेड विद द सेम स्पीड, जिससे वेव ट्रैवल कर रहा था वैसे स्पीड से। तो अब हम ईच एंड एवरी तो कंसिडर नहीं करेंगे, बट प्लेन में है तो प्लेन में 2 डायरेक्शन ट्रू एंड फ्रो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इससे आगे की डायरेक्शन में ए वेव फ्रंट आया थ्रू दिस पॉइंट और पीछे ये आया थ्रू पॉइंट ए, यहाँ पे ए डैश आया, पीछे ए आया, यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू आगे का वेव फ्रंट वो हुआ और पीछे का ए हुआ। आया समझ में? Okay, so they act as a secondary disturbance and the wavelets emanating from this point spread out in all directions with the same speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets. And if we draw a common tangent to the spheres, we obtain new position of the wavefront at the later time. अब देखो इसमें से पास होता हुआ कॉमन मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज G1, G2, किया कि नहीं? G1 से लेके कहाँ तक? G2। तो ये मेरा न्यू सरफेस हुआ, न्यू वेव फ्रंट हुआ आफ्टर सम टाइम। लाइकवाइज मुझे नीचे भी एक वेव फ्रंट मिला, नीचे भी मिला था ना मुझे, तो वहां से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो आफ्टर टाउ टाइम मुझे f1, f2 के दोनों साइड, आगे एंड पीछे, G1, G2, D1, D2 वेव फ्रंट मिले। आया समझ में? है ना निखिल, समझ में आया? आगे पीछे दोनों जगह वेव फ्रंट मिलते हैं। मतलब कौस्तुभ क्या, अगर मैं टॉर्च लेके खड़ा हूं तो लाइट आगे भी जाएगी और पॉसिबल है पीछे लाइट जाती है नहीं, बट हाइगेंस बता रहा था कि लाइट पीछे जाएगी, तो कहीं तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना, हाँ या ना? वो लेटर ऑन हम देते हैं। हाँ क्योंकि हमने ये जो f1, f2 था वो सरफेस था। Any surface in the mathematics made from the points, or when you consider the point source, spherical wavefronts are generated. Got it? है ना? चलो, this is the thing. Okay, आगे बढ़े। Thus, if we wish to determine the shape of the wavefront, then t equals to tau. At the time t equals to tau, we draw the sphere of the radius v tau from each point of the spherical wavefront with the speed v, where the v represents the speed of the wave in this medium. And if we now draw a common tangent to all the spheres, we obtain the new position of the wavefront at the t equals to tau time, and the new wavefront is G1, G2 in the figure, is again spherical with a point O as a, तो आपको एक G1, G2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला, उसका भी ऐसा लग रहा है कि सेंटर कौन सा है? O है। आया समझ में? आया ना? तो जस्ट लाइक वो वाटर वेव्स हमने देखे थे, भले बड़े बड़े सर्कल बनते जाए, देखा था ना, सेंटर तो कहाँ लगेगा? वही जो सोर्स था वही। यस और नो? ओके। द अबव मॉडल हैज वन शॉर्टकमिंग,
और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर इसका मतलब ऐसा है कि मैं टॉर्च लेके खड़ा हूं तो मुझे ईच एंड एवरी डायरेक्शन में आगे पीछे सब जगह पे क्या मिलेगा, लाइट। तो मैं कभी टॉर्च मेरी निकालता ही नहीं, मैं कौस्तुभ को बोलता भाई तेरी टॉर्च निकाल दे, कौस्तुभ आगे हो तो भी मेरे को मेरे पीछे लाइट मिल जाता। आया समझ में? एनर्जी बचा लेता ना कौस्तुभ, बट ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या करने का, तो देखते हैं। अबव मॉडल हैज अ प्लॉट कमिंग, वी हैव आल्सो बैक वेव व्हिच शोन इन द एज अ d1 d2 इन द फिगर। देखा आपने बैक वेव्स d1 d2 जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यस और नो? तो अब रियलिटी में तो बैकवर्ड लाइन लाइट मिलती नहीं है, तो हाइगेंस को कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। तो हाइगेंस आर्ग्यूड दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इज द मैक्सिमम इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द विच डायरेक्शन। उन्होंने बता दिया कि एम्पलीट्यूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम है, बैकवर्ड में ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, जीरो। एंड एम्पलीट्यूड जीरो मतलब इंटेंसिटी जीरो। इंटेंसिटी जीरो मतलब अभी कोई मतलब नहीं है, वो डार्कनेस क्रिएट करेगा। ओके चलो। However, this is ad hoc assumptions. कहा थे, यहाँ पे थे ना? हाँ, by making these ad hoc assumptions, Huygens could explain the absence of the which wave, big wave. Ad hoc वो होता है जो कोई बेसिस पे नहीं हो, कोई प्रिंसिपल्स पे ना हो, उसका कोई प्रूफ ना हो, सीधा सा आगे डायरेक्टली आपको बचने के लिए कोई सेंटेंस दे दिया गया हो वही। So, however, this ad hoc assumption is not satisfactory and absence of the back waves is really justified from the more rigorous theory. उसके बाद काफी सारे बड़े बड़े वेव थ्योरी आए और उन्होंने प्रूव किया कि नहीं 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 बैक वेव नहीं होते हैं। बाकी हाइगेंस गलत नहीं है, हाइगेंस ने जो एजप्शंस दिए उस एजप्शन से हम आगे के फिनोमिनन समझ सकते हैं और आगे हम सब उसी से समझने वाले हैं। आया समझ में? वैसे रियलिटी तो ये भी है कि एटम इज इनडिविजिबल, पक्का रियलिटी है एटम इज डिविजिबल, बट फिर भी जब केमिस्ट्री पढ़ना होता है तो हम डाल्टन इज गुरु, हाइड्रोजन एटम को ब्रेक नहीं करना है, वन एटम कंबाइंड विथ अनदर एटम फॉर्म द मॉलिक्यूल, करते हैं कि नहीं? तो डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए थी। इसमें अगर डाल्टन ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई एटम इज इनडिविजिबल तो वो गलत नहीं है, आज भी केमिस्ट्री उसी बेसिस प्रिंसिपल पे चलती है। बट लेटर ऑन पता चला कुछ एक्सपेरिमेंट्स करिए कि भाई एटम डिविजिबल चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का फाउंडेशन, अब इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुआ, प्रोटॉन इन्वेंट हुआ, तो पता चला कि नहीं भाई एटम भी क्या है, डिविजिबल। बट वो एक्सपेरिमेंट के लिए फिर वो ऐसा मानना है कि एटम डिविजिबल है, फिर केमिकल रिएक्शन करते हो तो एटम इज इनडिविजिबल मानना है। तो दिस इज द थिंग, उसका मतलब ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट गलत थे। तो लाइकवाइज हाइगेंस ने जब बता दिया कि इस तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट हो गए, फॉरवर्ड भी जाएंगे बैकवर्ड भी जाएंगे, लेटर ऑन विग्रस थ्योरी आई जिन्होंने बैक वेव्स को क्यों नहीं है वो एक्सप्लेन किया, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि हाइगेंस बिल्कुल गलत हो गए। आगे की सारी थ्योरी जो हम पढ़ने वाले वो हाइगेंस प्रिंसिपल से ही काम करने वाले। आया समझ में? तो सिमिलर मैनर वी कैन एज्यूम हाइगेंस प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। दिस इज द प्लेन वेव। देखा, अब इसमें बैकवर्ड लिया ही नहीं। A1, B1, C1, D1 are the points on the plane wave F1, F2 at the which time सेम स्पेरिकल्स आ गए, A2, B2, C2, D2 आ गया और उसमें से पास होता हुआ टेंजेंट आ गया G2 एट द t इक्वल्स टू टाउ टाइम। अप टू नाउ कोई डाउट है तो बताइए, बताइए चलो।
ओके, बढ़े आगे। तो पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव्स यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल नाउ यूज द हाइगेंस प्रिंसिपल टू डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज हमने पीपी डैश, देखो ये दोनों चक्कर ऐसे हैं, इसमें डायग्राम ही मेन है। आपको डायग्राम आ गया, थ्योरी आ गई, समझ में आया। तो देखो अभी रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यू हैव अ मीडियम 1 देन मीडियम 2, दोनों का इंटरफेरेंस सरफेस कौन सा हो गया, पी से लेके पी डैश। आ गया। जितना मैं बोल रहा हूँ कान खुले रखने हैं, कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ माइंड में पढ़ना भी है, और ये जो उंगली दिखा रहा हूँ वहां पे आपको ध्यान देना है, बात खत्म करना है फिर। तो देखो ये हमारा इंटरफेरेंस सरफेस हो गया मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब हमने क्या किया, लेट पीपी डैश लिख दिया, सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लेट v1 एंड v2 आर द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम 1 एंड, आपको पहले से पता है कि दो मीडियम चेंज मतलब स्पीड भी चेंज, वन के लिए v1 दूसरे के लिए v2। वी एज्यूम द प्लेन वेव फ्रंट, वैसे स्फेरिकल होता है, अगर पॉइंट सोर्स होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके वही प्लेन बन जाएगा। तो हम वेव फ्रंट यहाँ पे कौन सा लेते हैं, प्लेन। कौन सा वेव फ्रंट है, ए बी। ओके, अब ए बी वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। अगर ऐसे आता तो आपको प्लेन दिखता, लेकिन ऐसे जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, इसलिए अभी लाइन लिखा है, लाइन ड्रॉ किया है। आया समझ में। ओके, तो ए बी इज द वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, तो यहाँ ए डैश पे था कभी, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आया समझ में। और वेव फ्रंट जो था उसका ए पॉइंट अब दोनों इंटरफेरेंस सरफेस को सेपरेट करते हुए, दोनों मीडियम को सेपरेट करते हुए इंटरफेरेंस सरफेस पे टच हो गया। आया ना। ओके, दैट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट द एंगल आई। दिस इज माय नॉर्मल, दिख रहा है ए पॉइंट पे, जिसके साथ वेव फ्रंट की इस लेफ्ट एज ने कितना एंगल बनाया, आई बनाया है। क्या बनाया है, आई एंगल बनाया है, एज सुन इन द फिगर। अब मानो कि हम टाउ टाइम देते हैं टू टेकन बाय द वेव फ्रंट ट्रैवल द डिस्टेंस। अब ए एंड तो टच हो गया, अब किसको टच होना है, बी। तो बी यहाँ पे सी पॉइंट पे जाके टच करे तब तक का टाइम कितना है, सपोज हमने कितना ले लिया, टाउ। कितना ले लिया, टाउ। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वन मीडियम है, वन मीडियम में स्पीड कितनी है, v1, और टाइम कितना दिया हमने, टाउ। तो v1 इंटू टाउ दैट इज नथिंग बट bc। क्या होगा, bc। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अब जब ये टच हुआ उस टाइम पे वो अपने में से सेकेंडरी वेव फ्रंट को क्या करेगा, एमिट करेगा, हाँ या ना। तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है उसको आगे ट्रैवल करने का कितना टाइम मिलेगा, जब तक बी यहाँ पे टच नहीं होता तब तक की बात करे तो उसको कितना टाइम मिलेगा, टाउ। बस सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है वो क्या है, v2। अब बाहर का हमने रेडर लिया है एस, लिख रहा है कि वाटर है, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ए जो डिस्टेंस था या बी से सी, उसके कंपेयर में यहाँ पे कम डिस्टेंस होगा। हाँ, समझ में। फिर ए के बाद मानो कि ए वाला एक पॉइंट है, ए तो टच हो गया, कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे टच होगा, मतलब अगर ऐसे पैरेलल देखे तो यहाँ पे टच होगा, है या ना। अब जब वो टच होगा तो उसको पूरा टाउ टाइम नहीं मिलेगा। एक को कितना मिला था, 10 सेकंड मिला था, सपोज टाउ इज 10 सेकंड। तो कुछ 2 सेकंड के बाद ये टच हो रहा है, तो अब उसको कितना सेकंड मिलेगा, 8 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड तो इसने यहाँ ट्रैवल किया है। और फिर 8 सेकंड के बाद उसका वेव फ्रंट जो जनरेट हुआ था वो कहाँ ट्रैवल करेगा, मीडियम नंबर 2 में। तो मीडियम 2 में आपको ऐसी वेव मिलेगी, कम डिस्टेंस वाली। देखो ज्यादा डिस्टेंस भी कम, कम इसलिए बिकॉज टाइम क्या हो रहा है, कम। फिर कुछ यहाँ पे अनदर एक पॉइंट होगा जो कुछ सेकंड तक तो कहाँ ट्रैवल करेगा, मीडियम नंबर 1 में। और फिर कुछ ही टाइम मिलेगा उसको मीडियम 2 में ट्रैवल करने को, तो उसका वेव फ्रंट ऐसे मिलेगा, कम रेडियस वाला। और फिर ये जो बी पॉइंट है जो टाउ टाइम तक कहाँ ट्रैवल कर रहा है, सी में। अब जस्ट सी में से वो अपने वेव को एमिट करने ही वाला है। जैसे जो सारे सेकेंडरी वेव मिले उसमें से पास होता हुआ टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, तो न्यू वेव फ्रंट जनरेट हुआ जो अनदर मीडियम 2 में है, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या होगा। पूरी थ्योरी मतलब पूरी फिगर समझ में आ गई, फिगर समझ में आ गई तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। In order to determine the shape of refracted wavefront, we draw the sphere of radius, क्योंकि सेकंड मीडियम में स्पीड थी v2, टाइम दिया था टाउ, v2 इंटू टाउ फ्रॉम द विच पॉइंट, ए पॉइंट इन अ विच मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्शन पड़ रहा है सेकंड मीडियम में जाएगा। द स्पीड ऑफ द वेव इन द सेकंड मीडियम इज, नाउ सी इज रिप्रेजेंट द प्लेन ड्रोन फ्रॉम पॉइंट सी टू स्फीयर। देखो सी से हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ओके, स्फीयर को टच करके जाएगा। मैंने तो इन बिटवीन भी पॉइंट समझाए, इन लोगों ने नहीं समझाए, गुजरात बोर्ड में थे इन बिटवीन। करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं भी चलेगा। आया समझ में। तो दिस इज द न्यू वेव फ्रंट विच इज नोन एज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट।
Now A equals to V2 into tau, C would be represents the wavefront refracted. Now if now consider the triangles ABC and, तो ये रहा आपका ओके। अब देखो ए रिफ्लेक्टेड हो गया वेव फ्रंट ऐसे, बराबर, मतलब ए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का पार्ट है। अब सी से आगे बढ़ेगा, लाइक दिस, सी आगे बढ़ेगा तो उतना ही ए भी आगे बढ़ेगा, तो कुछ टाइम के बाद ये वाली पोजीशन इधर आ जाएगी। तो ए जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, आर। अब आप दो ट्राइंगल ले सकते हो, एक है आपका ए बी सी। अब देखो सबसे पहले समझने वाली बात, ये आई है, अब ये प्लेन है तो ये कितना होगा, 90 होगा। बीच में से एक लाइन गई, एक आई हो गया तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई हो गया। अब आपको ये ब्लू लाइन और ए परपेंडिकुलर है, उसमें से एक पार्ट 90 माइनस आई तो दूसरा क्या होगा, व्हाट इज, और ये मेरा राइट एंगल है, तो ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें साइन आई ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो साइन आई क्या होता है, ऑपोजिट साइड बी सी वी वन टाउ, यस और नो, अपन हाइपोटेनियस हॉरिजॉन्टल ए सी, हुआ कि नहीं। सिमिलर वे ए आर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 90 माइनस आर होगा, और ये 90 है तो एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 माइनस आर, दूसरा 90, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ना पता चले तो यहाँ पे आई लिखना है, यहाँ पे आर लिखना है, बात खत्म करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स इंपोर्टेंट नहीं है कि कहाँ से आया, बट फिर भी मैं समझा के जा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं है, क्लियर ना। चलो साइन आर पकड़ो, कौस्तुभ स्पीड को पकड़ो। साइन आर आर का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए, दैट इज वी टू इंटू टाउ, एंड एडजस्टेंट सॉरी हाइपोटेनियस तो कौन होगा, ए सी। तो साइन आई एंड साइन आर की दोनों वैल्यू आपने देखी, बी सी अपन ए सी, वी वन अपन टाउ, वी वन टाउ अपन ए सी साइन आर, ए अपन ए सी, वी टू टाउ अपन ए सी। बात क्लियर, ओके। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, क्या लूँ मैं, रेशियो, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू वी वन टाउ अपन ए सी, यहाँ पे वी टू टाउ अपन ए सी, ए सी क्या हो गया, कट हो गया, टाउ टाउ कट, तो वी वन अपन वी टू, क्या बचा, वी वन अपन वी टू। आया समझ में, ओके। बट सर ये तो स्नेल लॉ जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्नेल्स लॉ में तो n1 आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जाएंगे धीरे धीरे करके उसके ऊपर। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इम्पोर्टेंट रिजल्ट दैट इफ r लेस देन i, है ना। जब हम यहाँ तक पहुंचे ही हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में वो वेव थ्योरी वाली बातें की थी, करप्स्कुलर मॉडल की, तो जब नॉर्मल की ओर बेंड होता है तो स्पीड कम होती है, लेकिन पार्टिकल मॉडल बोल रहा था कि ज्यादा होती है, तो उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन करते जाए। तो अभी हमने देखा कि आई के कंपेयर में आर छोटा है, देखा, आई बड़ा है और आर क्या है, छोटा है, तो आर इज लेस देन आई, ओके। अगर आर छोटा है आई बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा, इसका वैल्यू छोटा, तो सामने ए रेशियो भी ग्रेटर देन क्या आएगा, बनाएगा, एंड इट सजेस्टिंग अस दैट वी वन ग्रेटर देन, तो देखो सेकंड मीडियम में स्पीड क्या होगी, कम, ओके। So the speed of light of wave in the second medium will be less than the speed of light of the wave in the first medium, and this prediction is opposite to the prediction of corpuscular model of the light as later experiment showed. Foucault ने बताया था, याद आया, Foucault ऐसा था, and the prediction of this wave theory is correct. wave theory का prediction सही रहा। Now अगर हम c को speed of क्या बोल दें, in a what, vacuum, then refractive index of medium is nothing but ratio of two speed of light in a vacuum divided by speed of light in a medium. Likewise n2 क्या होगा, c अपन v2, yes or no। तो अगर मैं n1 अपन क्या कर लूँ, एक्चुअली में मैं n2 अपन n1 करता हूँ, n2 अपन n1, तो ये क्या होगा, c अपन v2 और c अपन v1, तो c v1 ऊपर चला जाएगा v2, तो ये जो v1 अपन v2 था उसको मैं, ये जो v1 अपन v2 था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 n2 अपन n1, तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ n2 अपन n1, n1 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, n2 जाएगा यहाँ पे, तो बन गया n1 sin i इक्वल्स टू, हेंस इट इज प्रूव, स्नेल्स लॉ प्रूव। किससे किया हमने, वेव थ्योरी से। दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 डिनोट करते हैं फॉर द व्हाट, वेवलेंथ इन द मीडियम 1 एंड मीडियम 2, देन डिस्टेंस BC is equals to
टाउ इज द टाइम पीरियड, सपोज समझ लेते हैं टाउ क्या है, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, बराबर। तो पहले मीडियम में बीसी जितना वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम पीरियड में, तो वो हो जाएगा लैम्डा 1। और दूसरे मीडियम में वही टाइम पीरियड में ए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो दूसरे मीडियम की वेवलेंथ होगी, लैम्डा 2। आया समझ में? तो बीसी को लैम्डा 1 बोला, ए को लैम्डा 2 बोला। तो बीसी इक्वल टू लैम्डा 1, ए इक्वल टू लैम्डा 2। बट बीसी को ऑलरेडी वी1 इंटू टाउ बोल चुके थे, ए को वी2 इंटू टाउ बोल चुके थे, टाउ टाउ कट। तो वी1 अपन वी2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपन, या तो फिर लैम्डा 1 इधर ले लूँ तो वी2 ऊपर, वी1 अपन लैम्डा 1 इक्वल टू वी2 अपन। आया समझ में? Above equation implies that for the waves get refracted into a denser medium, the wavelength and the speed of propagation decrease, but the frequency remain. This is the frequency, this is the frequency. According to F equals to C equals to F lambda. C upon lambda give you F, मतलब कि speed upon lambda give you frequency. Speed upon lambda give you, चाहे वो मीडियम 1 में हो चाहे वो मीडियम, रेशियो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, मतलब लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्मर मीडियम टू अनदर ट्रांसफॉर्मर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, एमसीक्यू पर्पज के लिए थोड़ा याद रखिएगा। क्लियर? तो जैसे आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा रेडर टू विच मीडियम, डेंसर, वैसे वापस रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एट द विच मीडियम, रेडर मीडियम, डेंसर टू रेडर। तो उल्टा थ्योरी हो जाएगा पूरा। ओके, now we consider the refraction of plane wave at rarer medium, that is v2 greater than v1। आपको सिर्फ पूछा जाए एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू द वेव नेचर, तो आपके हाथ में आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है समझ में? बट जनरली हम पहला वाला एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि रेडर टू डेंसर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, proceeding with an exactly similar manner we can construct the refracted wavefront as shown in the, देखो सेम टू सेम मैनर है, तो मीडियम 1 में से क्या जाएगा, बट इज राइट नाउ मीडियम 1 इज डेंसर, मीडियम 2 इज, और आपको अल्टीमेटली ना जानते हुए लो तो वही यूज करना है। देखो कम एंगल था आई, रेडर टू डेंसर या डेंसर टू रेडर जा रहा है तो आर बढ़ गया, बराबर। तो आर बढ़ जाएगा और स्पीड भी रेडर में जा रहा है तो बढ़ जाएगा। वहां पे बीसी बड़ा था और ए छोटा था, यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा और बीसी छोटा हो जाएगा। गॉट इट? सिमिलर लो अप्लाई करके वापस आप स्नेल्स लॉ डिराइव कर सकते हो। अब आपने थ्योरी पूरी वाली कौन सी सुन पढ़ी, पहली, इसलिए जब आपको चॉइस मिले कि भाई एक्सप्लेन करना है तो आपको पहला करना रहेगा। आया समझ में? आया ना? ओके, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नाउ बी ग्रेटर देन, क्योंकि डेंसर टू रेडर जा रहे हैं हम। हाउएवर वी विल स्टिल हैव अ n1 sin i इक्वल टू, वी डिफाइन IC फ्रॉम द इक्वेशन दैट IC इज द क्रिटिकल एंगल। याद आया? रे ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, क्रिटिकल एंगल आई की जगह पे मैं IC रखूँ तो R बिकम 90, साइन 90 बिकम 1, तो सी n1 इधर जाएगा, तो साइन IC इक्वल टू n2 अपन n1। आया समझ में? आएगा ना? इफ I इक्वल्स टू IC देन साइन R इक्वल्स टू, और वो तभी पॉसिबल है जब R कितना हो 90। I ग्रेटर देन IC के लिए अगर हमारा इंसिडेंट एंगल जो है वो IC से क्या है, ज्यादा, देन देयर कैन नॉट बी एनी रिफ्रैक्टेड वेव, क्योंकि उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो आपने रे में पढ़ा था वही चीजें आ रही है, बट हम वर्ड क्या लगा रहे हैं, वेव 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 वेव। आया समझ में? एक मिनट।
द एंगल आई सी इज नोन एज विच एंगल? क्रिटिकल एंगल. ओके, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. एंड दैट फॉर ऑल एंगल इंसिडेंट विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल वी विल नॉट हैव एनी रिफ्रैक्टेड वेव. जो हम पहले रे बोलते थे, अब हम क्या बोलेंगे? वेव. एंड वेव विल अंडरगो व्हाट इज नोन एज total internal reflection. The phenomenon is total internal reflection and its application जो हमने already mirage, diamond, prism पढ़ लिया कि नहीं? कहाँ पे? 9 चैप्टर में. ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय अ विच सरफेस? प्लेन सरफेस. The next we consider the wave AB. वापस हमने AB इंसिडेंट वेव लिया, आया ना? which is incident on the which surface? MN. But this is the reflected surface. नीचे कलर कर दिया है. It's a reflected one. आया समझ में? Incident AB at the angle I on a refracting surface MN. V is the speed, represents the speed of wave in a medium, and if tau represents the time taken by the wavefront to advance from the point B to C distance, that is BC equals to, यहाँ पे सिंगल मीडियम में ही वर्क करने वाले हैं, and that's why एक ही स्पीड लेंगे, and that is what? V. That is V and tau is the time. जहाँ पे B कब का टच करेगा? 3 पॉइंट. तब तक 1 by 1 A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो किसको टच करेंगे? सरफेस को. और वो एमिनेट करेंगे अनदर वेव फ्रंट, सेकेंडरी, बट सेम मीडियम में, नीचे नहीं, सेम मीडियम में. तो देखो A ने जो किया वो यहाँ पे आया E पे, लाइक एक कुछ टाइम के बाद करेगा तो वो छोटा रहेगा, इसके बाद कुछ टाइम पे छोटा रहेगा, उसके बाद कुछ टाइम पे छोटा, और जस्ट अभी टच हुआ है तो अब न्यू वेव फ्रंट जनरेट करने की रेडी ही है वो जनरेट करने के लिए. तब तक अगर उसमें से पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करे तो कौन सा टेंजेंट रेडी हुआ? AC. दैट इज अवर विच वेव? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. और AB हमारा कौन सा था? इंसिडेंट. आया समझ में? अब अगर हम एंगल की बात करें तो ए इंसिडेंट जो था जिसने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना दिया? आई बना दिया, और वो आई इधर आ जाएगा. देखा था ना वो 90 करके, ये 90 है, फिर इधर से नहीं, ये 90 है तो नहीं, ये रहा, देखो ये 90 है तो ये कितना हो गया? आई. आई में से इतना कितना हुआ? 90 माइनस आई. फिर ये 90 है, इसमें से 90 माइनस आई हुआ तो ये कितना हो गया? आई. इस तरह से मिला आई. आया ना? अब रिफ्रैक्टेड कौन सा है? तो ए से लेके ई रिफ्रैक्टेड है, तो दिस इज द आर. यस और नो? तो अगर ए ऐसे है, 90 वाला एंगल यहाँ पे नीचे तक, बराबर, तो नीचे तक, तो ए वाला एंगल कौन सा होगा? ए यहाँ तक, क्योंकि आगे वाला आर है तो 90 माइनस आर होगा. फिर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे मेरी उंगली घूम रही है, ध्यान देना, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस आर है, तो ये वाला, बराबर. अब बाकी आपको याद रहे ना रहे, आपको इधर आई रखना है, इधर आर रखना है, बराबर. ये सीधा शॉर्टकट. बट मैं बोलता हूँ समझ के की हुई बातें अच्छे से याद रहती, तो फिर भी अगर शॉर्टकट करना है तो वो शॉर्टकट. अब यहाँ से हम साइन आई लेंगे, तो साइन आई क्या हो गया? BC अपन एडजस्टेंट, मतलब सॉरी हाइपोटेनियस, क्या हो गया? AC. और साइन आर लेना है तो A अपन हाइपोटेनियस AC. तो ABC क्या था? बीटाउ. दोनों बीटाउ है क्योंकि मीडियम तो सेम है. तो देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने में भी ध्यान रखना है, जितना BC है उतना ही आपको क्या बताना है? A बताना है. आया समझ में? तो अगर हम इसको रेशियो लेंगे तो क्या होगा? बीटाउ बीटाउ सेम ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1. तो साइन आई इक्वल्स टू बीटाउ मिलेगा, डिवीजन में साइन आर भी क्या मिलेगा? बीटाउ. तो बीटाउ बीटाउ, तो साइन आई इक्वल्स टू, एंड इट इज पॉसिबल व्हेन आई इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल. If we now consider the triangle EAC and BAC, we will find out that they are the congruent and therefore angle I and R would be. उन लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की बात कर ली, मैंने सीधा साइन ही ले लिया, बराबर. बोथ आर वैलिड. और यहाँ पे भी बात करनी ही है, बताने का है कॉन्ग्रुएंसी है, तो वर्बली यू कैन रिमेंबर इट. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? Once we have the law of reflection and refraction, the behavior of prism, lenses, mirror can be, but हम नहीं करेंगे. अब कर सकते हैं थ्रू द वेव फ्रंट, बट हम इतना लंबा भी आगे जाने वाले नहीं. हमें समझ में आ गया कि यस
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू रे ऑप्टिक्स काम कर रहा था, प्रिज्म के लिए, मिरर के लिए, लेंस के लिए। पढ़े हम 9th में अच्छे से, 9th चैप्टर में। तो हम मान लेते हैं कि अरे वेव फ्रंट तो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, मतलब कि ये सारे फिनोमिनन जो प्रिज्म, लेंस एंड मिरर से होते होंगे वो वेव फ्रंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्वाहा। ओके, मतलब कि हम वेव फ्रंट को और आगे जस्टिफाई करेंगे नहीं, कुछ नया सीखेंगे, उसकी जगह पे कुछ नया सीखेंगे ऐसा। So once we okay, this phenomenon were discussed in the chapter number 9 in a detail on the basis of rectilinear propagation of. Here we just describe the behavior of wavefront as they undergo the reflection or refraction. Now we consider the plane wave passing through the thin prism. तो ऐसा कुछ होगा, याद आया वो अभी आज भी आपने फिगर ड्रॉ की है ऐसे व्हाइट लाइट के लिए, है ना। तो इस तरह से वो प्लेन जो था वेवफ्रंट वो ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जब कहाँ से पास होगा, प्रिज्म में से। अगर कॉन्वेक्स में से पास होगा तो प्लेन होगा, तो इस तरह से स्फेरिकल बन जाएगा। ओके, जिसमें सेंटर इस तरह से फोकस पॉइंट की ओर होगा। कॉन्केव में जाएगा, कॉन्केव मिरर में जाएगा तो अंदर की ओर मुड़ जाएगा, फोकल पॉइंट के अंदर उसका सेंटर होगा। क्लियर। तो जस्ट आइडिया के लिए आपको फिगर्स दिए गए हैं। क्लियरली सिंस द स्पीड ऑफ द लाइट वेव्स इन अ लेंस lays in a glass, the lower portion of incoming wavefront which travels through the greater thickness of the glass will get delayed, resulting in a tilt of emerging wavefront as shown in prism को एक्सप्लेन किया है। यू कैन सी कि यहाँ पे वेव को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना था ग्लास में से, और ऊपर से तो पहले निकल गया, पहले निकल के ऐसे जा रहा है, एक बाद में निकला इसलिए टिल्ट हो गया। हमने अप्लाई किया था वो पैरेलल था, देखा, बट इसको ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना था तो वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड दैट्स वाई टिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमने प्लेन इंसिडेंट किया था, है या ना, इसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसमें भी कम, इसलिए वो आगे निकल गया, देखा, और इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना इसलिए अभी भी चिपका हुआ है, वो दो पोर्शन आगे निकल गए। इसमें क्या है, सबसे, हाँ, सबसे पहले इसको टच होके बाहर निकल गया, इसको टच होके बाहर निकल गया, अब ये बाद में टच होगा मिडल वाला, तो जो बाहर निकल गए वो बाहर की ओर मुड़ गए, तो ये ऐसा स्क्वायर का सरफेस बन गया। आया समझ में। ओके, वी कंसिडर द प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन द थीन कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस लेंस इज, yes, the central part of incident plane wave travels a thickest portion of the, and that's why delayed, सबसे डिले ज्यादा हुआ वो है सेंटर पार्ट, yes or no। इमर्जिंग वेव फ्रंट हैज द depressions as a center and therefore wavefront become the spherical and converge to the point F। देखो वो आफ्टर द कन्वर्जन F पे चला गया, आया समझ में, है या ना। ओके, अब एक्चुअली में देखने जाए ना तो व्हाट इज द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज द परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ रेस, जो आपने रेस कंसिडर किया था उसका परपेंडिकुलर सरफेस क्या है, वेव फ्रंट। तो जब पैरेलल रे ले रहे थे तो ये रहे पैरेलल रे, तो वेव फ्रंट ऐसे प्लान मिला। जब पैरेलल रे इंसिडेंट होते हैं तो वो किस में से पास होते थे, एफ में से, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बन गया, सच दैट उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट को नॉर्मल होगा, जो कहाँ से पास होगा, सेंटर में से, एफ में से। तो वो एक ऐसा स्फीयर बनने वाला है कि जिसका सेंटर क्या बनेगा, एफ, फोकल पॉइंट। आया समझ में। ओके, द प्लेन दैट एफ पॉइंट इज नोन एज फोकस, द प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर on a reflection have a spherical wave which is converging to the which point, and as a similar manner we can understand the refraction and reflection through the convex lens and convex mirror, but हम ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। From the above discussion it follows that the total time taken from a point on an object to corresponding point on a image is the same measured along, time change नहीं होगा, जहां से निकला इमेज फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू इमेज के बीच में ट्रैवल करने का टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम टाइम होता है। हाँ, वो जो बीच में से लेंस, प्रिज्म या मिरर में से पास हो रहा है उसमें अलग 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 टाइम पे वो पास होगी। जैसे प्रिज्म है तो ऊपर वाला जल्दी से पास हो जाएगा, नीचे वाला धीरे से पास होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी एंड दैट्स व्हाई टाइम डिलेइंग होगा, बाकी टाइम रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस द लाइट फ्रॉम real image, although ray going through the center travels the which path, shortest path। कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स। ओके,
Although ray going through the center travels shorter path because slower speed in a glass. हाँ सही है, बता रहा हूँ। देखो होगा क्या, मानो कि ये जो जा रहा है उसको जाना तो कहाँ है, एफ पे। तो ये जो ऊपर वाला था ना थिकर पोर्शन, उन्होंने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और उनको लंबा पाथ कट करना है। देखो ऐसे जाना है इस पे, जो बीच में जा रहा है उसको सीधा सीधा जाना है। हाँ, दोनों को टाइम सेम लगेगा, दोनों को टाइम सेम लगेगा, लेकिन दोनों को टाइम सेम लगा कैसे, कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया स्पीड में, मतलब लेंस के अंदर, तो स्लो डाउन हुआ वो कम टाइम के लिए हुआ। तो जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना था वो एयर में था, उसका सेम टाइम पे ही पहुंचा। जब इसने ट्रैवल किया तो उसको एयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, देखा, और उसको ज्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रैवल करना था, मीडियम में। तो वो मीडियम में स्लो हो गया, ज्यादा टाइम तक वो स्लो रहा ताकि दोनों रे एक साथ ही वहां पे पहुंचे। इसलिए टाइम में कोई डिलेइंग होने वाला नहीं है, दैट इज एडजस्टेड बाई इटसेल्फ। गॉट इट? है या ना? एंड दस टाइम टेकन इज द सेम फॉर द रे ट्रैवलिंग नियर द एज ऑफ द लेंस। बीच में से जाएगा या इससे जाएगा, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अब टू नाउ कोई डाउट हो तो बता दीजिए फटाफट से। पक्का? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डॉपलर इफेक्ट। We should mention here that one should be a careful in constructing the portion if the source or observer is moving, क्योंकि अब हम रे ऑप्टिक्स से निकल के कौन से ऑप्टिक्स में आ गए, एंड वेव्स का एक कॉमन इफेक्ट है, दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। विच इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट। क्या हुआ बेटा, पता है क्या हुआ? वो तुम्हें भी पता है क्या हुआ, फिर हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे, तो बाजी वाले को पता चल गया तो नहीं गया, वही था ना? चलो कोई बात नहीं। बढ़े आगे। हाँ, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो समझने के लिए सबसे पहले साउंड वेव्स को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? साउंड वेव। अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हो और जंक्शन पे खड़े हो, बराबर, और कोई रेलवे आपकी ओर आ रही है बाय हॉर्निंग द सायरन, तो जैसे जैसे वो नजदीक आएगी आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर वो हॉर्न बजाते बजाते रुकी नहीं, निकल गए, तो फिर कम होती जाएगी। सो ये फ्रीक्वेंसी तो वही की वही थी, प्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, सोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ही नहीं, बट हाँ डिस्टेंस चेंज हुआ, मतलब सोर्स इज मूविंग, एंड दैट्स व्हाई वट एवर फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय यू इज डिफरेंट, एंड दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो सेम सेम वे अगर हमारा लाइट का सोर्स मूविंग सोर्स है या ऑब्जर्वर मूविंग है, इन शॉर्ट दोनों के बीच में, ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो जैसे डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव्स में आता है तो वैसे लाइट वेव में भी आना चाहिए। तो जब वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगर यूज करते हैं तो हमें ध्यान किसको रखना पड़ेगा? डॉपलर इफेक्ट को। जो फ्रीक्वेंसी आप नोट डाउन करो वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं है, डॉपलर इफेक्ट यही सिखाता है। जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने साउंड सुना वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं है, रियल फ्रीक्वेंसी तो मैं तब मानूंगा जब वो ट्रेन स्टेडी रहे और हॉर्न बजाए। क्लियर? So this type of things is again happen in the wave, light waves also. So for example, if there is a no medium and the source move away from the observer, later wavefront has traveled to a greater distance to reach the observer and hence take a longer time. अभी हमने स्टडी देखा ना, तो स्टडी में हमने सेंसन टाइम बोला, बट जब सोर्स क्या हो जाता है? मूविंग। ओके, मानो कि सबसे पहले ऑब्जर्वर इधर था और सोर्स पहले यहाँ पे था, तो उसने यहाँ से एक वेव फ्रंट को सेंड किया। थोड़े टाइम के बाद सोर्स का दूसरा पोजीशन S2 हो गया,
तो यहाँ से एक वेव फ्रंट को सेंड करेगा, तो डेफिनेटली जो सेकंड वेव फ्रंट है उसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा करना पड़ेगा, है या ना? ओके, तो द टाइम टेकन बिटवीन द अराइवल ऑफ टू सक्सेसिव वेव फ्रंट हैज अ लॉन्गर। ओके, अब समझना, सबसे पहले S2 को भूल जाओ, सोर्स यहाँ पे है, ऑब्जर्वर घड़ी लेके खड़ा है, स्टॉप वॉच, उसने पहले नोट डाउन किया कि भाई पहला वेव फ्रंट आ गया, बराबर, फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, फिर दूसरा वेव फ्रंट आया, बंद कर दिया, फिर वापस तुरंत दूसरी स्टॉप वॉच चालू कर दी, तीसरा तीसरा आया तो दूसरे को बंद किया, पहले को चालू किया। इन शॉर्ट एवरी जो सक्सेसिव वेव फ्रंट आ रहे हैं वो टाइम नोट डाउन कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। हो गया फ्रीक्वेंसी। तो जब स्टेडी था तो उसको हर वक्त सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब सेम टाइम मिलेगा, 2-2 सेकंड पे एक एक आता रहेगा, एवरी 2 सेकंड एक वन वेव फ्रंट आ रहा है, एवरी 2 सेकंड एक वेव फ्रंट आ रहा है, क्योंकि सोर्स इज स्टेडी, यस और नो? बट जब इसमें 2 सेकंड में पहला वेव फ्रंट आया, फिर सोर्स तो थोड़ा आगे बढ़ गया, तो थोड़ा डिले होगा सेकंड वेव फ्रंट आने में, 3 सेकंड लगेंगे, और सोर्स आगे जाएगा, 4 सेकंड लगेंगे। इस तरह से टाइम क्या होगा, अराइविंग द सक्सेसिव वेव फ्रंट हैज अ लॉन्गर एट द ऑब्जर्वर, टाइम डिले होगा, देन इट इज द source. And thus, when the source moves away from the observer, frequencies as measured by the source will be, time बढ़ जाता है तो frequency smaller, f equals to 1/t, yes or no? तो जैसे जैसे सोर्स दूर जाता है फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लाइट हो, साउंड भी कम ही सुनाई देता है ना, क्यों? क्योंकि दूर चला गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उसका जो साउंड वेव होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रेफ्रैक्शन ऐसा आता है, तो कॉन्ट्रैक्शन रेफ्रैक्शन आने का जो टाइम था वो बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, एंड दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, कम, एंड दिस इज नॉन एज, अच्छा है ना, ऐसा है, अच्छा है कि ऐसा है, मैं तो बाजू वाले सोसाइटी में डीजे बजता, अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है दूर जाते जाते, नहीं तो सेम फ्रीक्वेंसी जाती तो हम्म पूरी दुनिया नाचती ना चलो सही है। एस्ट्रोनॉमर्स कॉल द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट एज अ रेडशिफ्ट। अब साउंड वेव्स को तो बाजू पे ही रखते हैं, पर्टिकुलरली आते हैं लाइट वेव्स पे, एस्ट्रोनॉमर्स को दूर, अब देखो ये सब बातें कब आएगी, जब एस्ट्रोनॉमर्स बनेंगे, अर्थ पे तो रखा ही क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, दूर की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और वो ऐसे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उनका सोर्स भी क्या कर रहा है, और सोर्स मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, अर्थ तो मोशन कर रही है ना, और वो अर्थ पे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्जर्वर इज इन अ मूविंग सिचुएशन, तो उनको तो डॉपलर इफेक्ट को ध्यान में लेना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमर्स को। और अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की कम, ओके, तो उसको बोलते हैं व्हाट, रेड शिफ्ट। सिंस वेवलेंथ इन अ मिडल ऑफ विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम मूव्स टुवर्ड्स द विच एंड, जो मिडल रीजन था विब ग्योर में, कलर होगा वो ग्रीन येलो या येलो ही ऑरेंज होगा, या ग्रीन एंड येलो होगा समझ लो, वो दिखेगा कौन सा, रेड, है ग्रीन येलो, बट ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, रेड लगेगा। आया समझ में? डॉपलर इफेक्ट बहुत मस्त है, प्रोफाइल तो नहीं खोलूंगा, बताया था आपको कभी? दिखाया था शायद, मुझे याद तो है किसी,
दिन में, 4 दिन में गया, पहले प्रोफाइल में दिख गया था। दिस इज द रियल कलर ऑफ स्काई।